बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज अगस्त की 13 तारीख है और इतवार की शाम है पाकिस्तान के अंदर। जी हाँ, ये वही शाम है जिसे अमूमी तौर पर हम चांद रात कहते हैं। चांद रात वैसे तो ईद के साथ मंसूब है, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए शुरू से 13 और 14 अगस्त की जो शाम है वो किसी ईद की चांद रात से कम नहीं होती। पाकिस्तान हमेशा बर्रे सगीर के मुसलमानों के लिए और ख़ुसूसन पाकिस्तान के अंदर रहने वाले मुसलमानों के लिए, और अब जब से मोदी गवर्नमेंट का वहाँ पर अत्याचार, मैं कहूँगा उसे हिंदी में, जो जुल्म और सितम बढ़ा है मुसलमानों के लिए, तो मुझे लगता है तमाम बर्रे सगीर के मुसलमानों के लिए अब पाकिस्तान जो कायदे आज़म ने तोहफ़ा दिया, एक बड़ी लंबी जद्दोजहद मुसलमानों ने की और इकबाल का ख्वाब था, वो पाकिस्तान अब मुसलमानों के लिए एक ईद से कम की नवीद नहीं है और उससे पहली शाम यकीनन एक चांद रात से कम नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता हूं आज कि चांद रात पर पाकिस्तान में हो क्या रहा है। वो पाकिस्तान जो आपका पाकिस्तान है, मेरा पाकिस्तान है, जिसमें हम सबके बड़ों की कुर्बानियां हैं, किसी की कम होंगी, किसी की ज़्यादा होंगी, लेकिन सबके बड़ों की कुर्बानियां हैं। और इस पाकिस्तान की तरफ जब हमारे आबा अजदाद चले थे हिंदुस्तान छोड़ के, तो वहाँ अपना सब कुछ छोड़ आए थे और सिर्फ एक उम्मीद साथ लेकर चले थे, और वो उम्मीद थी आज़ादी के साथ जीने की, आज़ादी के साथ सांस लेने की, और इसी उम्मीद के साथ वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे। तमाम के तमाम लोगों के बुज़ुर्ग और जो यहाँ पे रहने वाले बुज़ुर्ग थे, उन्होंने खुले हाथों, खुले बाजुओं के साथ उन्हें यहाँ रिसीव किया था। भाईचारे की एक अजीम मिसाल कायम हुई थी और एक ममलकत खुदादाद जो है वो वजूद में आई थी। लेकिन आज उस ममलकत खुदादाद में क्या हो रहा है, चंद चीज़ें आपके सामने रखता हूँ, फिर आपने खुद ही फैसला करना है 75 साल में हम कहाँ से कहाँ आ गए हैं और ये क्यों आ गए हैं। क्या ये सोच का मसला है या इस सोच से ज़्यादा ये इक़्तिदार के ऊपर काबिज़ रहने का मसला है, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। उसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट खबर जो मैंने आपके सामने रखनी है, वो खबर मैंने रखनी है कि जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं काकड़, उनके आने पर यूं तो शुरू के अंदर बहुत सारे पॉजिटिव मैसेजेस आते रहे और आना शुरू हो गए, लेकिन उसके साथ साथ अब बड़ी अपोजिशन हमें देखने को सामने आ रही है। सबसे पहले तो पीपल्स पार्टी बोल उठी। खुर्शीद शाह ने कहा कि ये काकड़ साहब कहाँ से आ गए, हमारे साथ तो इनका नाम डिस्कस नहीं हुआ था। उसके फॉलोड बाय अवामी नेशनल पार्टी केपीके से उन्होंने एक भारी भरकम बयान दाग दिया काकड़ साहब के खिलाफ। और अब बीएनपी मैंगल, जो आपको पता है कि इत्तेहादी जमात थी और मैंगल साहब उसके सरबराह हैं, बलूचिस्तान से है, और इसकी इंपॉर्टेंस ये भी है कि ये भी एक बलूचिस्तान की पार्टी है। और अख्तर मैंगल साहब ने एक खत लिख मारा है नवाज शरीफ को, और डॉन ने एक बड़ी ही सहर हासिल एक स्टोरी उसके ऊपर की है। वो तमाम चीज़ें आपके सामने रखूंगा मैं कि उस स्टोरी के अंदर क्या क्या इंकशाफ हैं। डॉन की जो स्टोरी है कि काकड़ साहब को किसके कहने पर बनाया गया, कैसे बनाया गया, और उस स्टोरी के अंदर वो तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं डॉन की, जो हमने आपको पिछले 2 दिन में बताई थी, जो चीज़ें ब्रेक की थी आपके सामने कि इवन शहबाज शरीफ और राजा रियाज को भी नहीं पता था कि कौन केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होगा। लास्ट मिनट उन्हें बताया गया था और उन बेचारों ने ऐलान कर दिया था। मैंगल साहब ने और क्या कुछ अपने खत में लिखा, और ये जो अपोजिशन आ रही है प्राइम मिनिस्टर, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर काकड़ के खिलाफ, इससे क्या होने जा रहा है आने वाले दिनों में, ये आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले मैं आपको चांद रात की मुबारकबाद देता हूं, 14 अगस्त की मुबारकबाद देता हूं, पाकिस्तान की आज़ादी की मुबारकबाद देता हूं। लेकिन उसके साथ साथ दिल रंजीदा है जब मैं आपसे ये डेवलपमेंट शेयर कर रहा हूं कि इस टाइम जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, उस टाइम पाकिस्तान की गलियों में, बाज़ारों में, सड़कों में लोगों को खुशी तो है कि आज के दिन वतन, आज की रात को वतन आज़ाद हुआ था, कल सुबह पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है। लेकिन उसके साथ साथ जो घुटन का माहौल है, जो कुछ उनके साथ हो रहा है, इवन 14 अगस्त की आज़ादी मनाने के दिन उनके साथ जो हो रहा है, वो समझ से बाहर है, बयान से बाहर है, सोच से बाहर है, तखमीने से बाहर है। ये क्या कुछ हो रहा है, ज़रा सुनते जाइएगा मेरे से। पहले मेरे शहर चलते हैं फैसलाबाद में। मेरे शहर फैसलाबाद के अंदर से आपको मैं बताता हूँ कि वहाँ पर हमारे एक अमीनपुर बाज़ार है। अमीन आपको पता है कि हमारा नाम है इस्लामी, तो ज़्यादातर शॉर्ट में अमीपुर बाज़ार उसे कहा जाता है, नून साइलेंट हो जाता है। और
ये अमीनपुर बाज़ार जो है ये घंटाघर के जो 8 बाज़ार हैं उसके इर्द गिर्द उनमें से एक बाज़ार है। इस बाज़ार के अंदर 3-4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ख़रीदी और बेची जाती हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पर किताबों की दुकानें हैं। हम छोटे होते थे, पढ़ते थे तो यहीं से किताबें ख़रीदते थे जाके सारी। उसके साथ साथ यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेसेस हैं सारी। किताबों की शायद दुकानों की वजह है या कोई और वजह हो, सारे जितने भी प्रिंटिंग के काम है, इश्तिहार छपने हैं, झंडे बनने हैं, स्टिकर्स बनने हैं, वो सारे इसी बाज़ार के अंदर होते हैं। उसके साथ साथ शादी के कार्ड बनने हैं, दूसरी तमाम चीज़ें लोगों की प्रिंटिंग से, आपके विजिटिंग कार्ड्स हैं, सब कुछ इसी बाज़ार के इर्द गिर्द होता है तो प्रिंटिंग के लिए। और तीसरा इसके टुवर्ड्स द वेरी एंड लेदर की खालें जो हैं उनसे रिलेटेड भी काम इसी बाज़ार के अंदर होता है। बहरहाल पाकिस्तान और इंडिया के क्या कहने, हमारे बाज़ारों की तरतीब भी बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, किसी और दिन बात करेंगे। कि अब आप सोचिए कि एक ही बाज़ार के अंदर किताबें भी बिक रही हैं और वहीं पर प्रिंटिंग का काम भी हो रहा है और पढ़ाई लिखाई के काम के फ़ौरन बाद वहाँ पर खालें बिक रही हैं। और जो जानवरों की खालें हैं, स्किन है, आजकल के बच्चों के लिए खाल उन्हें शायद समझ ना आए, तो जो स्किन है वो बिक रही हैं। उनको नमक शमक लगा के बाहर ही डाला होता है सड़क के ऊपर और ख़ासी बदबू आ रही होती है। तो किताबें ख़रीदने के बाद जब आप अपने जहन को तवाना करने के लिए वहाँ से किताबें ख़रीदते हैं तो फिर एक भारी भरकम आपको वहाँ से महक भी आती है, वो भी आपकी याददाश्त में होती है बचपन से जब आप उस बाज़ार में जाते हैं। पर वापस आते हैं, अमीनपुर बाज़ार जो फैसलाबाद का गढ़ है, मैं सिर्फ उस एक बाज़ार की कहानी आपके सामने रखने लगा हूँ। वहाँ पर ये 13 के करीब लोगों की मेरे पास लिस्ट आ चुकी है जो मेरे पास मौजूद है। बाकी जो लोग हैं उनकी मैं आपको कह नहीं सकता। ये वो लिस्ट हैं जो मैं आपको दिखा देता हूं। ये आप देख लीजिए, ये 13 के करीब लोगों की ये लिस्ट है और इस लिस्ट में ये तमाम नाम हैं जिनके ऊपर या तो FIRs देने के लिए उन्हें उठाया गया, नहीं दी गई, या उनको वैसे ही उठाया गया। ये मिस्टर इमरान की दुकान है, अब्दुल शकूर हैं, शफीक हैं, वसीम अब्बास हैं, तनवीर हुसैन हैं, राणा जुनेद हैं, जाहिद हुसैन हैं, सलीम साहब हैं, उसामा हैं, शराज हैं, अतीक हैं, आसिफ हैं, गुलाम रसूल हैं। ये तमाम वो लोग हैं जो मालिक हैं वहाँ पर डेकोरेशन के दुकानों की, जहाँ पर झंडे बेचे जाते हैं, स्टिकर बेचे जाते हैं। इन तमाम को उठा लिया गया। इन तमाम को क्यों उठाया गया? क्योंकि इनकी दुकानों के ऊपर या तो जो पाकिस्तान का झंडा था उसके साथ कॉर्नर में इमरान खान की तस्वीर थी। यह सिर्फ PTI के परचम की बात नहीं हो रही, आपके समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि डिफरेंट किस्म के जो है वो ब्रोशर्स बनते हैं, पम्फलेट बनते हैं, लीफलेट बनते हैं, स्टिकर्स बनते हैं और उनमें या तो डिजाइन किसी ने ऐसा किया हुआ था कि उसके अंदर पाकिस्तान का झंडा था, सब कुछ था, नीचे PTI का कोई रंग था या इमरान खान की तस्वीर थी, या फिर PTI का झंडा पड़ा हुआ था वहां पर और पाकिस्तान का झंडा पड़ा हुआ था। इन सबको इनकी दुकानों से उठा लिया गया, इनको थानों में ले जाया गया, इनको वहां पर ये बताया गया कि आपको तब छोड़ेंगे अगर कोई ऐसी चीज आप नहीं बेचेंगे। इनसे वो सारा सामान जब्त किया गया, तल्फ किया गया। इनका सामान, तल्फ जरा थोड़ा सा सोबर लफ्ज है, मीन जाया किया गया, जलाया गया और उसके बाद इनको इजाज़त दी गई कि ये वापस अपनी दुकानों के ऊपर अपना सामान बेच सकते हैं। अब मेरे इस व्लॉग के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि इन बेचारों को पकड़ा जाएगा, इनकी फिर से ठुकाई की जाएगी और इनको फिर मजबूर किया जाएगा कि ये बयान दे कि नहीं, गिल साहब ने गलत कहा है, हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमें तो थाने में बुलाकर और वहाँ पर जहांगीर मुर्ग पुलाव, फैसलाबाद का बड़ा मशहूर पुलाव है, सिर्फ वो खिलाने के लिए थाने में लेके गए थे। तो बहरहाल इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ कि ये एक शहर के एक बाजार की कहानी है जहाँ पर 13 लोगों को उठाया गया और उनका ये हशर किया गया। मुझे बताइए उसके बाद क्या बेचना उन्होंने स्टॉल्स के ऊपर और क्या खरीदना उन्होंने, ये आपके सामने एक रख देता हूं एक और शहर से। ये उस शहर से नहीं है, ये किसी और शहर से ऑडियो है, ये आप सुन लीजिए, उसके बाद आप अगला फैसला खुद कीजिएगा कि वहां पर हो क्या रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई, PTI ਦਾ ਝੰਡਾ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਚੋਂ 2 ਬੰਦੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਝੰਡਾ ਵੇਚੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਆ। और ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲਏ। ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਮਾਜ਼ਰਤ ਅਵੇਲੇਬਲ नहीं है इस वेले। ये आप खुद सुन सकते हैं कि वहां पर हो क्या रहा है। और दूसरी तरफ जब आप एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं, ये तो हालात वहां पर है, और दूसरी तरफ एयरपोर्ट की मैं बात थोड़ी बाद में करता हूं। दूसरी तरफ ये पहली दफा हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर 14 अगस्त के दिन
या उससे पहले एक शाम डिप्टी कमिश्नर हजरात जो हैं वो दफ़ा 144 लगा रहे हैं। दफ़ा 144 हमेशा लगाई जाती है जब आवाम को घरों के अंदर रखना हो, उन्हें बाहर ना निकलने देना हो। ये एक अंग्रेज़ के ज़माने का कानून है। अंग्रेज़ जब बर्रे सगीर के अंदर अपने गुलामों को कंट्रोल करना चाहता था ताकि वो बाहर आके कोई मुजाहरा ना करें, सड़कों पे ना निकलें, उन्हें डराने के लिए दफ़ा 144 लगाई जाती थी और जो बाहर निकलता था उसे पकड़ के अंदर डाल दिया जाता था, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर लोग बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, एहतजाज बनेगा और सल्तनत बरतानिया को ख़तरा लाहक हो जाएगा हिंदुस्तान के अंदर। तो ग़ुलामों को कंट्रोल करने के लिए दफ़ा 144 बनाया गया था, डरा धमका के लोगों को घर के अंदर ही रखने का। क्या दिन आ गया है कि 14 अगस्त को लोगों को घरों से ना निकलने देने के लिए दफ़ा 144 लगाई जा रही हैं और लोगों को ज़बरदस्ती घरों के अंदर जो है वो महसूर करने की कोशिश की जा रही है कई शहरों में। और जहां लोग निकले हैं उनको बड़ा वाज़े पता है। मैंने 1-2 दिन पहले एक वीडियो ट्वीट की थी जिसमें सिर्फ पीटीआई का झंडा गाड़ी के ऊपर लगा होने की वजह से उस नौजवान को निकाल के शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। कुछ ऐसे ठंडे बेशरम हैं, माजरत के साथ मैं उन्हें ठंडा बेशरम कह रहा हूं, कुछ ऐसे ठंडे बेशरम और बेशरम मुतमईन हैं कि वो ट्विटर के ऊपर मेरे पे ये तनकीद कर रहे थे ये वीडियो तो थोड़ी पुरानी है, नई नहीं है। अच्छा, अगर पुरानी भी है तो क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का झंडा चंद महीने पहले गाड़ी पे लगाना जुर्म था और उसकी सज़ा पब्लिक के अंदर उसको तशद्दुद था? उस पर गौर नहीं है कि क्या हो रहा है। सिर्फ हर तरीके से तावील पेश करनी है इस फाशिस्ट रजीम की। तो एक तरफ तो दफ़ा 44 लगाई जा रही हैं, घरों के ऊपर आप झंडे देख सकते हैं कितने के हैं वो आपको सब पता है। एक और चीज़ मैं आपके सामने बयान करता हूँ। मैं नाम इसलिए नहीं लूँगा कि आपसे हमें बहुत प्यार है, डर नहीं है, डर के तो देख लिया बहुत, लेकिन आपसे बहुत प्यार है इसलिए नाम नहीं लूँगा। उस नाम लेने से मेरी अपनी तौहीन है, क्योंकि जो हो रहा है उसका मुझे भी उतना ही दुख है जितना शायद आपको होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप दुख में गुस्सा करते हैं, गुस्सा करके फिर लाठी उठाते हैं, फिर और फैंटा निकालते हैं हमारा। हम दुख में आपको बद्दुआ भी नहीं देते, हम दुख में सोचते हैं कि आपने और हमने दोबारा कब इकट्ठे होना है, हमने दोबारा एक टीम बन के कब काम करना है। फर्क सिर्फ इतना है। आपकी तरफ का फर्क यह है कि आप गुस्से में आके फंटा लगाते हैं, आप दुख में गुस्से में चले जाते हैं, हम दुख में और दुख में चले जाते हैं। आतिफ असलम साहब ने एक नया तराना गाया है, ये मैंने आपके सामने उसके सिर्फ अदाद शुमार रखने हैं। ये नया तराना गाया है जो रिलीज हुआ है एक दिन पहले, जान की कीमत ये तराना है और इसको अभी तक सिर्फ 84,000 व्यूज मिले हैं पाकिस्तानियों की तरफ से यूट्यूब के ऊपर। जी, मैं बिल्कुल आपके सामने रख रहा हूं ये कि ये जो नया तराना है जान की कीमत आतिफ असलम साहब ने गाया है, ये मुतबर तरीन चैनल के ऊपर मौजूद है और मेरा अपना दिल रंजीदा है, इसको बहुत ज्यादा देखा जाना चाहिए था। और आज से 1 साल पहले की टाइमलाइन निकालें और 1.5 साल 2 साल पहले की टाइमलाइन निकालें, कोई तराना रिलीज होता था तो आप देख लीजिए कि पाकिस्तान कैसे जान छिड़कता था। और पाकिस्तान दोबारा जान छिड़केगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये कोई अब आपने दोबारा गुस्से में आके ये नहीं समझ लेना कि गिल साहब ने आपके खिलाफ ये पूरा वीलॉग दाग दिया। आप में और हम में कोई फर्क नहीं है। आपको लगता है कि आप हमारे खिलाफ काम कर सकते हैं, हम आपके खिलाफ नहीं कर सकते और असल में आप भी नहीं कर सकते। शॉर्ट टर्म में आप जरूरत से ज्यादा गुस्सा निकाल रहे हैं। वक्त के साथ आपको अंदाजा होना है कि आप भी गलत जगह पर गुस्सा निकाल रहे थे, गलत लोगों का फैंटा निकाल रहे थे। ये लोग आपके बगैर कुछ नहीं और इन लोगों के बगैर आप कुछ नहीं। इसलिए गुस्सा किए बगैर तहम्मुल से ये बात सुनिएगा कि ये 84,000 व्यूज हैं सिर्फ, जहां पर मिलियंस ऑफ व्यूज आते थे। और उसके साथ साथ जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो समझने की है कि इसमें अगर वैसे तो आप यूट्यूब पे जाएं तो सिर्फ आपको लाइक्स ही नजर आते होते हैं थम्स अप की वीडियो की, जो कि इस वीडियो के ऊपर 7,000 लाइक्स थी जब हमने ये डाटा रिट्रीव किया। एक दिन हो चुका था, 7,000 लाइक्स थी इस वीडियो के ऊपर। लेकिन गूगल क्रोम जो है उसके अंदर अगर आप एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लें तो वो फिर आपको यूट्यूब के डिसलाइक्स भी दिखाता है। जब हमने वो एक्सटेंशन इंस्टॉल करके डिसलाइक्स देखे तो हमारे लिए भी इंटरेस्टिंग तो नहीं मैं कहूँगा, बदकिस्मती से हमारे लिए भी दर्दनाक स्टोरी वहाँ पर पिक्चर मौजूद थी। और वो थी कि 16,000 लोगों ने इस तराने के ऊपर डिसलाइक दिया है और 7,000 ने लाइक दिया है।
अब क्या लोगों की हुब्बुल वतनी खत्म हो गई है? क्या लोग 2 साल पहले जो सोचते थे पाकिस्तान के दिफा के बारे में, आज वो फर्क हो गया? बिल्कुल भी नहीं, वही सोच है। आप उतने ही प्यारे हैं, सिर्फ आपसे नाराजगी है। अब अगर आप कहें तो दूसरी चीज आपको बताता हूं कि एयरपोर्ट्स के बाहर आजकल लिखा हुआ है, मैं पढ़ के सुनाता हूं। पिंडी में भी ये लिखा हुआ है और इस्लामाबाद में भी लिखा हुआ है, अपना लाहौर में भी लिखा हुआ है। बैनर्स लगे हुए हैं एयरपोर्ट के रास्ते में, वतन छोड़कर जाने से पहले सोचना। जी हां, बैनर पे ये लिखा हुआ है, वतन छोड़कर जाने से पहले सोचना, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। ये बैनर्स लगे हुए हैं। हजूर, बिल्कुल ये वतन हमारा है और हम हैं पासबां इसके। ये वतन अरशद शरीफ का भी है, ये वतन शहबाज गिल का भी है, ये वतन साबिर शाकिर का भी है, ये वतन मोईद पीरजादा का भी है। कि मसला ये है कि पता नहीं क्यों लगना शुरू हो गया है आपको कि आपने फैसला करना है कि ये वतन किसका है और किसका नहीं है। वतन हम सबका है। डिफरेंसेस हो सकते हैं, आपका और मेरा फर्क हो सकता है किसी सियासी मामले पे। वतन की सलामती के मामले पे तो आपका और हमारा फर्क भी कभी नहीं आया। वतन की सलामती कैसे करनी उस पर तो कभी फर्क नहीं आया। फर्क तो सिर्फ इतना आ सकता है कि किसी सियासी बात के ऊपर फर्क हमारा यह कि हम समझते हैं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और जरदारी चोर हैं और ये वतन इनके लूटने की चरागाह नहीं बनाई जा सकती और हम इसे कबूल नहीं करेंगे। इतना सा फर्क है आपका और हमारा। और उसके ऊपर हमें यह कह देना, हमारे शनाख्ती कार्ड ही ब्लॉक कर देना, हमारी शहरियत ही खत्म कर देना, और उसके बाद जब एक ही साल में 9-9 लाख पढ़ा लिखा बच्चा मुल्क से भागेगा तो उनको बैनर लगा के जब हम ये बताते हैं कि ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके, तो आप जरा थोड़ा सा सोच लीजिए कि 25,000 रुपए कमाने वाला बंदा किस तरह सोचे कि ये वतन उसका है और वो उसका पासबां है। क्या पासबानी करनी उसने? तो उसको रोटी दाल चावल की मुसीबत पड़ी हुई है। उसने क्या सोचना है पासबानी करने के लिए? किस तरह की पासबानी कर सकता है? वह क्या सोच सकता है? उसको तो जिंदगी मौत नजर आती है। वो तो कहता है कि बहुत सारे लोग, आपको पता है, फिर गुर्बत के हाथों बच्चों को ज़िबा कर देते हैं, अपने आप को ज़िबा कर देते हैं। वो तो अपने बच्चों की पासबानी नहीं कर सकते, वतन की पासबानी उन्होंने क्या करनी है? जो गरीब तबका है उनके साथ हमने खड़े होना था। और अगर उनके लिए कोई हेल्थ इंश्योरेंस जैसा, हेल्थ कार्ड जैसा प्रोग्राम आ ही गया तो उसको भी छीन लिया गया, आप सबको याद है। तो गरीब को और मसल के रख दिया गया, बिजली का यूनिट 60 रुपए ले जाया गया। आपके सामने है क्या कुछ किया गया। तो पासबानी बेचारे गरीब ने क्या करनी है। और दूसरी बात मैंने आपकी खिदमत ये अर्ज करनी है कि ये बैनर्स लगाने से नहीं, ये मामला बैनर्स लगाने से हल नहीं होना। ये बैनर्स लगाने से सबको यकीन नहीं हो जाना कि वतन हम सबका है और हम सब इसके पासबां हैं। हमें तो ऐसा ही लगता है अब इसमें कि ये वतन तुम्हारा है, हम हैं खामखा इसमें। हमारे जैसे लोग, हमारे दादा परदादा तो ऐसे ही आ गए थे, वतन तो अशराफिया का है और जो मिडिल क्लास है वो तो खामखा है इसमें। हमें तो यही लग रहा है अब। तो इसलिए अब ये मामला बैनर्स लगाने से हल नहीं होना। बैनर्स लगाने की नौबत इसलिए आई है कि आपने उम्मीदें तोड़ दी। आपसे उम्मीदें थी, आपसे जज्बात जुड़े हुए थे, आपसे मोहब्बत जुड़ी हुई थी, एहसासात जुड़े हुए थे। आपने वो मोहब्बत, एहसासात, उम्मीदें तोड़ी। अब उम्मीदें लौटानी पड़नी हैं। वापसी का रास्ता है, हमेशा खुला होता है, हमेशा खुला रहेगा। हमारे लिए भी, आपके लिए भी उम्मीदें जोड़नी पड़नी हैं, वापस एक दूसरे से बात करनी पड़नी है, वापस जफ्फी डालनी पड़नी है। और जब आप उम्मीदें वापस करेंगे तो ये सारे लोग आपके दीवाने बनकर आपके साथ खड़े हैं, जैसे हमेशा पहले खड़े होते थे। ये सोचना पड़ेगा।